तो आप देख सकते हैं कि ये सफ़र कहीं ना कहीं यहाँ से चालू होता है। एक तरीके से मिट्टी से मूर्ति को बनाया जाता है, उस पे फिर बारीकियाँ उकेरी जाती हैं जो हम यहाँ पे देख पाते हैं। यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उस पे आप देख पा रहे हैं कि वहाँ से मिट्टी की मूर्ति बनी, फिर यहाँ पे उन पे बारीकियाँ उकेरी गई। तीसरा फेज़ जो होता है वो सफ़ेद वाली जो मूर्तियाँ हमने देखी कि उस पर पुट्टी लगाई जाती है, और चौथे फेज़ पे उस पर कलरिंग और फिनिशिंग का काम होता है। इस तरह से 4 फेज़ में ये मूर्तियाँ तैयार होती हैं और इसके लिए बीसीओ कारीगर दिन रात काम करते हैं। तब जाके एक ऐसी मूर्ति तैयार होती है जो आपको महज 3,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है मार्केट पे। ये आस्था का चीज़ है और आस्था हर दिल में बसता है, और जो सरकार उसमें पूरा तरीक़ा से बंदिश लगा हुआ है, जिसके चलते हम लोगों का बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है और जीने का और मरने का हालात में हम लोग गुजर रहे हैं। तो कोई भी मूर्ति, एक भी मूर्ति बुक नहीं हुआ सरकारी गाइडलाइंस के चलते हुए, और सरकार जो इतना कठिन गाइडलाइंस दिया है, कोई पूजा नहीं कर रहा है और पीछे अपना हाथ को कर लिया है। और जितना मीडिया वाले हैं, जितना पेपर वाले हैं, वो भी अपने मेरे पास आके सवाल करते हैं कि भैया इस बार क्या हाल है, क्या नहीं है। लेकिन ये सरकार के पास सवाल पूछना चाहिए, जो कोई मीडिया और पेपर वाला नहीं करता है। 15-20 परिवारों का पेट यहाँ से पलता था, जो अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है जब से ये नई गाइडलाइंस आई है। जाहिर सी बात है भैया, जिसके पास कोई भी एक भी मूर्ति नहीं बिक रही है तो उसको 2,000 में बेचने के लिए भी तैयार है। सही बात है, क्योंकि उसके पास 2,000 भी आए तो उसका पेट भर सकता है, और एक वक्त का खाना तो चल जाएगा उसका, इसलिए इतने कम रेटों में मूर्तियाँ देने पड़ रही हैं। जी। दोस्तों, आज मंगलवार 24 तारीख है, अगस्त का महीना है और साल चल रहा है 2021। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट कोविड टाइम में आज हमारी CG04 बसफीड की टीम पहुंच चुकी है रायपुर के माना कैंप, और यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस साल गणेश उत्सव के लिए अच्छी गणेश की मूर्तियाँ कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और उनकी क्या प्राइस रेंज आपके लिए अवेलेबल होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शर्मा और आप देख रहे हैं CG04 बसफीड। आज हम पहुंच चुके हैं रायपुर के माना कैंप, और यहां हम देखेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है गणेश की मूर्तियां और उनमें कितनी खूबसूरत कलाकृतियां की जाती हैं, और वो आपको किस प्राइस रेंज पे अवेलेबल हो सकती हैं, और आप यहां आकर कैसे उन मूर्तियों को चूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त हम आ चुके हैं माना कैंप, और हम खड़े हुए हैं न्यू माँ काली मूर्ति एंड आर्ट्स। न्यू माँ काली मूर्ति एंड आर्ट्स ये जगह है जहाँ पे आप आकर गणेश मूर्तियाँ पसंद कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऑर्डर देके बनवा भी सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ के ओनर से क्या है यहाँ पे खास आपके लिए। भैया, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मानिक ठाकुर है। यहाँ पे किस तरह की गणेश मूर्तियाँ बना रहे हैं आप लोग, और कितने सालों से बना रहे हैं? मैं कम से कम 20 साल से बना रहा हूँ और बहुत सारा अपना थीम लेके मूर्ति बनाता हूँ, और बना हुआ है जो 2 साल 3 साल से बना हुआ है, वो पूरा मूर्ति आपके सामने है, देख सकते हैं आप। जो कोई भी मूर्ति, एक भी मूर्ति बुक नहीं हुआ सरकारी गाइडलाइंस के चलते हुए, और सरकार जो इतना कठिन गाइडलाइंस दिया है, कोई पूजा नहीं कर रहा है और पीछे अपना हाथ को कर लिया है। और जितना मीडिया वाले हैं, जितना पेपर वाले हैं, वो भी अपने मेरे पास आके सवाल करते हैं कि भैया इस बार क्या हाल है, क्या नहीं है। लेकिन ये सरकार के पास सवाल पूछना चाहिए, जो कोई मीडिया और पेपर वाला नहीं करता है, और जिसके तकलीफ में हम लोग झेल रहे हैं। मतलब सरकार की जो गाइडलाइंस है गणेश या फिर जो भी दुर्गा के जो त्यौहार को लेकर के, उससे आप लोगों के समुदाय को, खासकर जो मूर्तिकार है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि व्यवसाय काफ़ी कम हो चुका है आप लोगों का। हमारे पास इतना है कि दुनिया को पता है और हमारा सरकार को पता है कि हम लोगों का क्या हाल है, क्योंकि हम लोगों का मेरी बस मूर्ति का बिजनेस है, और ये 2 नंबरी में चलता नहीं है। ये आस्था का चीज़ है और आस्था हर दिल में बसता है, और जो सरकार उसमें पूरा तरीक़ा से बंदिश लगा हुआ है, जिसके चलते हम लोगों का बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है और जीने का और मरने का हालात में हम लोग गुजर रहे हैं। आप लोगों के पास कितने लोगों की टीम है? हमारे पास अभी ज़्यादा नहीं है। जो मेरे पास कम से कम 20-25 लड़के काम करते थे कारीगर लेके, अभी 4-5 लड़के हैं जिसका भी पेमेंट हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, और कोई मूर्ति का ऑर्डर नहीं है उतना। रायपुर में कोई उत्साह है ही नहीं पूजा के लिए।
पहले कोरोना के पहले कितने लोग काम करते थे और किस तरह से ऑर्डर आते थे आपके पास? देखिए, कोरोना से पहले अभी तक के मेरा मूर्ति पूरा ऑर्डर हो चुका रहता है और कम से कम 20-25 लड़के मेरे पास काम करता है। कारीगर कम से कम 10-15 चलते हैं, जिसका कुल मिला के 15-20 फैमिली मेरे पास ये मूर्तिकार में चलते हैं मेरा में। 15-20 परिवारों का पेट यहाँ से पलता था, जो अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है जी। जब से ये नई गाइडलाइंस आई है। लोगों ने अभी पिछले महीने शायद कुछ ज्ञापन वगैरह भी सौंपा था सरकार को, इस पे सरकार ने कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। वो इतना ही बोला है कि आप लोग मना सकते हो, आपके साथ हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के सिवाय दूसरा दिन ही, जिस दिन हम लोग आश्वासन दिया था उस दूसरा दिन गाइडलाइन जारी किया और अभी तक के कोई हमारे लिए कुछ बोला भी नहीं, कुछ लड़ा भी नहीं है। सब अपना हाथ पीछे खींच लिया। को सब कुछ है, सबको पता है कि अभी कोरोना का क्या हाल है और सब नेता लोग क्या करते हैं सबको पता है। लेकिन हमारे जो अभी स्थिति है, सरकार एक कोई होगा जो हमारे हिंदू आस्थे पे कोई बंदिश लगाना चाहता है, लेकिन आज के डेट में चलो कोरोना का एक बहम बना लिया है, लेकिन आगे ऐसा नहीं चलने देंगे और ना चलेगा। कोशिश तो हर कोई कर रहा है जीने के लिए, वो भी चोरी भी करता है, ये भी एक कोशिश नहीं है। वो जीने के लिए कि अपना पेट भरने के लिए चोरी करता है, लेकिन वो कर्म नहीं है। का मतलब ये है कि सरकार से आप सवाल कीजिए, ऐसा क्यों है, ऐसा जो पूजा में, ऐसा आस्था में ऐसा बाधा क्यों डाल रहे हैं, इसका कारण क्या है? और कहीं ना मूर्ति कहीं खरीदने आता है, बोलते भैया ये तो मिट्टी से बना है मूर्ति, पब्लिक को पता है, लेकिन ये तो मिट्टी में, जब मिट्टी से मूर्ति बनाया गया तो कोरोना कहाँ से आता है? पब्लिक के ये सब क्यों समझ में नहीं आता, तो वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बंदिशें लगाई गई हैं वो भीड़ को देखते हुए लगाई गई हैं कि जितनी बड़ी मूर्ति होगी शायद उतनी ज़्यादा भीड़ होगी। लेकिन सरकार को चाहिए कि कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे आपका व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ आपके रोजगार पे भी असर ना पड़े। और ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई मतलब ऐसा भीड़ भाड़ ऐसा कोई सोच नहीं है। उनका सोच मेरे ख्याल में पूरा आस्था पे है, आस्था पे ही सीधा चोट करना चाहिए। जब कोई बीच का रास्ता तो होता ही है और निकालता भी है, बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा गाइडलाइंस कभी भी नहीं, कभी इशू नहीं किया कोई भी चीज में, जो हमारा मूर्तिकार के लिए किया गया है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये 2 साल पहले की बनी हुई मूर्ति है, कोरोना काल से पहले की, और अभी तक आप देख सकते हैं इसका काम जिस स्थिति पे रुका हुआ था अभी भी उसी स्थिति पे रुका हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके बाद से इस साइज़ की मूर्तियां पिछले साल भी नहीं मार्केट पे आई थी और इस साल भी अनुमति नहीं मिली है इतनी बड़ी मूर्तियों को गणेश पंडाल में रखने की। अब आप ये सोचिए कि इन मूर्तियों का लागत कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा कारीगर ने इसमें कितना ज़्यादा काम किया होगा, कितना ज़्यादा इसमें मेहनत लगा होगा, कितनी लागत आई होगी, और उसके बाद ये मूर्तियाँ जस की तस यहाँ पे रखी हुई हैं। और ऐसे यहाँ पे एक नहीं अनेकों मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। आप मेरे चारों तरफ इस तरह के जो ऑर्डर देकर बड़े बड़े पंडालों पे जो मूर्तियाँ बनवाई जाती थी, और साथ में यहाँ पे ऐसे अनेकों परिवारों का रोज़गार इससे चलता था, उनका घर का राशन पानी इससे चलता था, वो सब का सब अब ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, कहीं ना कहीं ना के बराबर हो गया है। एक मूर्ति में कम से कम 10-15 हज़ार के ऊपर लगा था। और कितने कारीगर लगते हैं एक मूर्ति इस तरह की बनाने? जब हमारा 20 लड़के हैं एंड तो कम से कम 5-10 कारीगर हैं, तो क्या एवरेज में हम लोगों का सबको हाथ लगाना पड़ता है, तभी एक साल लगता है बनाने में। मतलब 20 कारीगरों की मेहनत और 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत के बाद एक मूर्ति तैयार होती है, और उन 20 कारीगरों का जो पेमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इसके कारण रुका होगा। ये मूर्तियाँ जब से जाम हैं, और उनका जो परिवार चलाना है वो भी कितना मुश्किल हो गया होगा, वो तो आप खुद देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सारी मूर्तियाँ इस साल की जो कोरोना की गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी की है गणेश उत्सव को लेकर के, उसके अकॉर्डिंग ये मूर्तियाँ बन रही हैं। और आप देख सकते हैं इन मूर्तियों में कितना ज़्यादा काम होता है। पीछे हमने जो मूर्तियाँ देखी वो सिर्फ स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ था, यहाँ पे आगे अभी रंग रोगन का कार्यक्रम इस पर चालू होने वाला है। अब इस पर एक बेसिक पेंट किया गया है, इसके बाद इसमें पूरी तरीके से इनकी जो नक्काशियाँ हैं उन पे अलग अलग रंगों से इनको उकेरा जाएगा और इनको खूबसूरत बनाया जाएगा। कितनी ज़्यादा मेहनत ये समुदाय करता है, और
सरकारी गाइडलाइंस के चलते इनको अपने रोज़गार से कितना ज़्यादा समझौता करना पड़ रहा है। बहरहाल अब हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस साल आप गणेश उत्सव में कितनी खूबसूरत मूर्तियां यहां से आकर के ले सकते हैं और किस किस तरह से आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं या फिर जो पहले से बनी हुई मूर्तियां हैं उनमें से चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CG04 बसफीड की टीम आज यहाँ आई तो इसलिए थी कि आपको दिखा सकें कि आप अच्छी गणेश मूर्तियाँ कहाँ से ले सकते हैं और उनकी क्या प्राइस रेंज मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जब हमारी इन मूर्ति कलाकारों से बात हुई और हमने इनका दर्द सुना तो यकीन मानिए हम भी भावुक हो गए और मुझे लगता है कि आप भी जब इनका दर्द सुनेंगे तो आप भी इमोशनल हो जाएंगे। प्लस अगर ये कंप्लीट हो जाती तो इसमें और डेकोरेशन होना था, मैं कोरोना काल के चक्कर में ये पेंडिंग में रह गई, तो इसलिए ज़्यादा डेकोरेशन नहीं हुआ। इतना दिखा सकते हैं, बनने के बाद इस तरह आता है। तो ये देखिए, ये जो मूर्ति सामने रखी हुई है ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई। इसमें अभी भी हालांकि थोड़ा सा फिनिशिंग का काम बाकी है, लेकिन सोचिए कि एक मूर्ति वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है उसमें भी कितने कारीगर लगते होंगे, ना जाने उनकी कितनी रातें लगती होंगी, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती होगी। एक एक काम जो होता है काफ़ी बारीकी का होता है। उसके बाद एक ऐसी खूबसूरत सी गणेश जी की प्रतिमा या माता दुर्गा की जो प्रतिमा है वो बनकर तैयार होती है और उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी होती है। तो आप कभी भी जब मार्केट में जाए या यहाँ आकर के आप ऑर्डर करें या किसी भी गणेश पंडाल पे जा कर के आप अपने लिए मूर्तियाँ ऑर्डर करें, तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि वो ज़माना अलग था जब चीज़ें नॉर्मल हुआ करती थी। अभी बहुत ज़्यादा मेहनत से ये चीज़ें तैयार होती है और ये बिल्कुल आर्ट वर्क है और भगवान की आस्था से जुड़ा हुआ काम है और बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो अब के समय कम से कम आप बार्गेनिंग करके और इनकी मेहनत को शर्मिंदा ना करें। हाँ, ये रेडी हो रही है। ये सारी ऑर्डर वाली हैं या आप बना रहे हैं? ऑर्डर पे नहीं है, कुछ ऑर्डर हैं, कुछ ऑर्डर नहीं हुए हैं। तो ये आप लोग बना रहे हैं और उसके बाद जैसे जैसे कस्टमर्स आते जाएंगे वो इनमें से देते जाएंगे। एक टेंटेटिव किस प्राइस रेंज की हैं ये मूर्तियाँ, मुझे मोटा मोटी बताते चलिए। मोटा मोटी अगर इस रेंज पे जाते हैं अपन को 10 से 15 की पड़ती है। ओके, ये सारी जो मूर्तियाँ हैं ये सब? हाँ, ये 15 तक की रेंज की। 15 तक की रेंज में। तो इधर की जो भी सारी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ये सारी मूर्तियाँ आपको 15,000 के आसपास के रेंज में मिलेगी। बाकी ये मूर्तियाँ जब बन के तैयार हो जाएंगी तो एग्जैक्ट प्राइस आप यहाँ आकर के पता कर सकते हैं। मैं इनका जो नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सकें। कहाँ कहाँ से आते हैं हमारे पास में ऑर्डर? ये अपना बिलासपुर से भी आता है, उड़ीसा से भी आते हैं। ओके। हाँ, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। मगर अभी कोरोना काल के चक्कर में ना तो पास के ही लोग नहीं आ रहे हैं, तो दूर की तो बात है। ठीक। एक मूर्ति बनने में लगभग कितने दिन का समय लग जाता है? जैसे किसी ने ऑर्डर किया तो उसे कितने दिन पहले तक ऑर्डर करना पड़ेगा? उसको 15 दिन से पहले करना पड़ेगा। 15 दिन के पहले। मैंने आज मुझे कोई दूसरी मूर्ति पसंद है और मैं उसको फोटो दे रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए, तो उसमें 10 से 15 दिन लगता ही है बनने। ओके। और जो लागत है वो मेन लागत तब होती है, वो आपकी डिमांड के ऊपर होती है। जैसे सपोज में हमने आपको ये मूर्ति जैसे दे दी, इस लागत में अगर हम आपको दे रहे हैं 15,000 में दे देंगे, बट अब आपकी डिमांड होती है कि यहाँ पर भैया कुछ अलग आर्टिफिशियल वाला चीज़ चाहिए मेरे को। जैसे मोर पंख लगाने बोल दिया किसी ने और तो वो कुछ थोड़ा बोल कॉस्टली दिया। होते हैं, तो उनका जो कॉस्ट हम लगाते हैं उसके हिसाब से उसके हिसाब से रेट बढ़ते जाता है। ये अभी फिनिशिंग दे रहे हैं इसको, इसके बाद इसमें कलर होगा। मतलब ये जो मूर्तियाँ बन के तैयार हो गई, अब इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये जो इन पे अभी सफ़ेद पेंट लगा, ये क्या प्लास्टर? ये पुट्टी है। पुट्टी है। हाँ, ओके। ये पुट्टी पर लगाने के बाद उसको घिसाई करने के बाद पूरा चिकनाहट दी जाती है। अच्छा। जैसे कि इस मूर्ति पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस तरह एक भी स्क्रैच शो नहीं होगा। ओके। इतनी फिनिशिंग दी जाती है। इस मूर्ति को घिसने में ही उनको 1 से 2 घंटा लगता है। उसके बाद उसमें रंग रोगन का कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद भी इसको फिर से चेक किया जाता है कि कहीं और कुछ मिस्टेक तो नहीं छूट गई है, उसके बाद इसको रंग दिया जाएगा। एक मूर्ति जैसे बनती है तो उसके बनने के बाद उसको सूखने में कितने दिन के लिए समय लगता है? वो तो भैया मौसम पे डिपेंड करता है। अगर मौसम अच्छा रहा तो 20 दिन के अंदर मूर्ति सूख जाएगी। अच्छा। बड़ी मूर्ति होगी, जैसे छोटी मूर्ति तो 15 दिन तो लग जाएंगे इसको। अच्छा। जब आप लोग पुट्टी करते हैं तो पुट्टी के बाद भी इसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ते हैं या फिर उसके बाद फिनिशिंग के बाद? लगने के बाद वो सूखेगी। 3 घंटे वो सूख जाती है घंटे में, फिर उसके बाद फिर से घिसाई का काम चालू हो जाता है। इन मूर्ति कलाकारों से बात करके
हमें ये समझ आया कि कहीं ना कहीं अपने परिवार का पेट ना भर पाने का डर इनका दर्द बनकर, इनकी नाराज़गी बनकर इनकी ज़ुबान से निकलता ही चला जा रहा था। इनका लॉजिक बहुत सिंपल सा था कि लोगों की आस्था होती है तो वो भगवान के दर्शन को जाते ही हैं, फिर चाहे मूर्ति छोटी हो या बड़ी हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस क्यों बनाई हैं कि मूर्तियाँ एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर नहीं हो सकती। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके रोज़गार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और प्रशासन से इनकी डिमांड भी सिर्फ इतनी सी है कि गाइडलाइंस पे या तो थोड़ी सी ढील दे दें या फिर इनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव अरेंज कर दें। सभी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं अलग अलग मुद्रा में बैठे हुए हैं गणेश जी। किसी में 4 हाथ हैं गणेश जी के, कहीं पे ये सोए हुए मुद्रा पे है, जैसे चांद के ऊपर सोए हुए हैं गणेश जी। यहाँ पे बिल्कुल बाल गोपाल जैसा रूप नज़र आ रहा है गणेश जी का। कहीं बहुत ही भगवान मनमोहक नज़र आते हैं, कहीं बहुत ही ज्ञानवान नज़र आते हैं, कहीं बहुत ही मासूम नज़र आते हैं। इस तरह से अलग अलग मूर्तियों को उकेरने के लिए कलाकार की सिर्फ मेहनत ही नहीं, कलाकार की एक सोच भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होनी चाहिए और वो इन सारी मूर्तियों पे बिल्कुल निखर के वो सोच आ रही है। ये देखिए, ये जैसे भगवान कृष्ण के जैसे यहाँ पे मुद्रा है, यहाँ पे वरुण देव के जैसे दिख रहे हैं। इन सभी मूर्तियों पे जब रंग रोगन हो जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगी, तो निश्चित ही जब आप यहाँ पे आके इन मूर्तियों को देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाने वाले हैं। इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ। मतलब 3 से लेकर के 6,000 तक के रेंज में ये सारी मूर्तियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं। जिस तरह पूरा कंप्लीट होने के बाद जितनी सुंदर दिखती हैं, तो उससे लोगों को मूर्तियाँ तो बहुत सुंदर दिखती हैं, बट वो उस सुंदरता के पीछे ये भूल जाते हैं कि उसमें मेहनत कितनी ज़्यादा है। फिर वो रेट में बार्गेनिंग करना ही है हमको कि भैया इससे बड़ी मूर्ति तो वहाँ इतने में मिल रही है। ये अभी टाइम इतना गंदा चल रहा है कि जाहिर सी बात है भैया, जिसके पास कोई भी एक भी मूर्ति नहीं बिक रही है तो उसको 2,000 में बेचने के लिए भी तैयार है। सही बात है, क्योंकि उसके पास 2,000 भी आए तो उसका पेट भर सकता है। बिल्कुल, और वक्त का खाना तो चल जाएगा उसका, इसलिए इतने कम रेटों में भी मूर्तियाँ देने पड़ रही हैं। जी। कहीं ना कहीं इस बात से भी असर पड़ा है कि जो पोस्ट कोविड टाइम में जो गणेश उत्सव की जो समितियां बनी होती है हर मोहल्लों में, उनके चंदे में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। क्योंकि लोग अब अपना घर परिवार चलाना ही काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो वो चंदा देने में उनको संकोच हो रहा है कि अब दें या ना दें, बिल्कुल अपने पास इतना पैसा है नहीं। बिल्कुल। तो इस कारण क्या है कि हमारे मूर्तिकारों का तो हालत बेकार है। और कुछ जो समितियां, जो छोटे छोटे जो बच्चे समितियां बना करके करते थे, वो तो शायद बैकआउट ही हो चुके हैं, क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो फॉलो नहीं कर पाते या उनको परमिशन नहीं मिल पाती। आदमियों पर, आम जनता पर फोकस नहीं है। वो सिर्फ कोरोना का ही एक बहाना मिला है उनको, कुछ भी करने जाओ तो बस कोरोना हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर मैं भगवान की मूर्ति को बिठाता हूँ, मैं सपोज मान लीजिए मैंने 10 फीट की मूर्ति अगर रख दी किसी जगह पर, बिठाई है मैंने, उनकी स्थापना की है, तो उससे कोरोना कैसे फैल जाएगा? सरकार कहती है कि भीड़ ज़्यादा होगी। कैसे भीड़ ज़्यादा होगा? माँ बमलेश्वरी के मंदिर में मूर्ति 50 फीट की नहीं है तो आखिर छोटी सी, मगर श्रद्धालु बस उनको देखने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है। तो गणेश भगवान जी अगर कहीं 10 फीट के भी बैठते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ ज़्यादा ही होगी। सरकार जनता पे इस तरह थोप रही है ज़बरदस्ती कि आप ये मत करो, वो मत करो, वरना कोरोना हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता, उनके किसी कार्यकाल में इतनी पब्लिक की भीड़ होती है तब कोरोना कहाँ होता है? बिल्कुल, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो कोरोना से बचाव के लिए भीड़ के जो नियम है, राजनीति के लिए उनके मापदंड अलग है और आम जनता के लिए मापदंड अलग है। ये है एक भेदभाव। तो इस हिसाब से मैं कैसे सरकार को अच्छा मान लूँ? जो तुम कर रहे हो तो सही, और जनता अगर कर रही है तो गलत। सरकार तो सर अब कुछ भी ले सकती है, वो जो कहेगी जनता को करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार को लोगों के रोजगार के बारे में भी सोच के चलना होगा। जान बचाने के साथ साथ में पेट चलाना, परिवार चलाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकार इस चीज़ को भूल ही गई है कि इंसान अपना पेट भरे। अभी तक तो ये हाल हो गया है। अब सपोज मैं ही हूँ, मान लो मैं एक जॉबलेस था, अभी भी जॉबलेस हूँ, बट यहाँ भी काम कर रहा हूँ। मुझे मजबूरन इसलिए आना पड़ता है क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। बट मैं अब ये सोच लिया हूँ कि भले ही मुझे कोरोना हो जाए, बट मैं कोरोना से मरने से अच्छा भूखा नहीं मरना चाहता। मैं मर जाऊंगा कोरोना से, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे काम चाहिए। मैं जब भूखा क्यों मरूं? क्यों ना मैं कोरोना से ही मर जाऊं। मैं भूखा नहीं मरना चाहता, इसीलिए हम लोग
काम पे निकल जाए। कहीं ना कहीं लोगों में अब एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन आ गई है कि परिवार चलाना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। कोरोना से बचाव के लिए लोग अपने स्तर पे जो भी सूझबूझ है, जानकारी है, उसका तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मास्क लगा रहे हैं, खुद भीड़ में जाने से बच रहे हैं। लेकिन काम पे नहीं जाने से परिवार कैसे चलेगा? अगर काम पे नहीं जाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा? अगर किसी को आपके पास आकर के मूर्तियाँ ऑर्डर करना हो तो किस तरीके से आपको कांटेक्ट कर ऑर्डर सकते तो हैं? लेंगे नहीं, फिलहाल अब जो नंबर है हाँ। उस नंबर पे कांटेक्ट करके वो आ सकते हैं। और महाकाली मूर्ति कला फेमस है, हम्म। रायपुर में बहुत से लोग आते ही हैं, आ सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि अब कोई आना चाहेगा, क्योंकि गाइडलाइन के देखते हुए कोई भी अपना इसके प्रति मन अब आगे नहीं कर रहा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मूर्तियाँ हैं उन्हीं में से अगर कोई सेलेक्ट करके लेके जाना चाहे तो आप वो कर, नए ऑर्डर आप नहीं लेंगे, ऑर्डर पे अब नहीं बना पाएंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक बार आने वाले 7 से 10 दिनों के अंदर एक बार फिर से यहाँ पे चक्कर मारेंगे और देखेंगे कि ये सारी जो मूर्तियाँ आपके सामने आपको दिख रही हैं, जो फिलहाल फिनिशिंग की ओर आगे बढ़ रही हैं, इन पे रंग रोगन और फिनिशिंग होने के बाद ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, ये हम आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे एक बार दोबारा से यहाँ पे आ करके। इसमें गहना बन रहा है, मिट्टी के जो गहना बन रहे हैं, ये जो लगे हैं, अच्छा, ये सब उसी आर्ट में डाल के बनाया जाएगा। ओके। ये किस चीज़ से बनता है? वाइटिंग। तो यहाँ पे भगवान की जो मूर्ति है उस पे जो गहने बनाए जाते हैं, गहने जो भगवान ने पहने होते हैं, उनके लिए वाइटिंग की जा रही है। इसे वाइटिंग कहा जाता है और उसके बाद इसे डिज़ाइन दे करके अलग अलग प्रकार के गहने बनाए जाते हैं और भगवान की जो मूर्ति है उसके साथ में उसको मर्ज किया जाता है, पहनाया जाता है एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो भगवान को, और उसके बाद जो मूर्ति है वो अपने असली निखार की ओर आगे बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं कि ये सफ़र कहीं ना कहीं यहाँ से चालू होता है। एक तरीके से मिट्टी से मूर्ति को बनाया जाता है, उस पर फिर बारीकियाँ उकेरी जाती हैं जो हम यहाँ पे देख पाते हैं। यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उस पर आप देख पा रहे हैं कि वहाँ से मिट्टी की मूर्ति बनी, फिर यहाँ पे उस पर बारीकियाँ उकेरी गई। तीसरा फेज़ जो होता है वो सफ़ेद वाली जो मूर्तियाँ हमने देखी कि उस पर पुट्टी लगाई जाती है, और चौथे फेज़ पे उस पर कलरिंग और फिनिशिंग का काम होता है। इस तरह से 4 फेज़ में ये मूर्तियाँ तैयार होती हैं और इसके लिए बीसीओ कारीगर दिन रात काम करते हैं, तब जाके एक ऐसी मूर्ति तैयार होती है जो आपको महज 3,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है मार्केट पे। और उस पर भी सरकार की अभी पोस्ट कोविड टाइम में बहुत सारी ऐसी बंदिशें आ जाती हैं, हमारे समाज की जूझती अर्थव्यवस्था से मजबूरियां आ जाती हैं। उसके बाद कहीं जाकर के ये मूर्तियां इन पंडालों से निकलकर आपके घरों पे, आपके मोहल्लों के, आपके समाज के पंडालों पे जाकर के सजती हैं। वहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना होती है और उनका विसर्जन होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो जो स्पेशली हमने बनाया था रायपुर के गणेश मूर्तिकारों के ऊपर, यहाँ के गणेश मूर्ति कला के ऊपर, कि वो किस तरह से अपनी रोजी रोटी से जूझ रहे हैं और कोरोना काल ने किस तरह से उनके व्यवसाय की कमर तोड़ दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि हमारे राज्य के इन कलाकारों की रोजी रोटी के लिए सरकार कोई उचित कदम उठा सके, जिससे कोरोना काल की जो गाइडलाइंस है उनका भी उल्लंघन ना हो, लोग सेफ भी रहें और इन कलाकारों की रोजी रोटी पे भी संकट ना आने पाए। दोस्तों, इन मूर्ति कलाकारों से बात करने के बाद हमें ये समझ आया कि इनकी सरकार से अपेक्षा सिर्फ इतनी सी है कि जैसे कोरोना के केस कम होने पर सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन की बंदिशों को कम करती जाती है, वैसे ही गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव आदि के समय सरकार इनके लिए बनाए हुए नियमों में भी थोड़ी सी नरमी दिखाए, या फिर सरकार सरकारी प्रोजेक्ट्स या फिर सरकारी भवन निर्माण आदि के समय इनके बनाई हुई मूर्तियों का ऑर्डर दे, ताकि ये किसी न किसी तरह से अपने परिवार का पेट पाल सकें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमारे चैनल CG04 बसफीड के साथ जुड़ रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से छत्तीसगढ़ और देश के हित में अलग अलग वीडियोस लेकर आपके लिए आते रहते हैं। अब मैं अमन शर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करिए। नमस्कार।